वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटर लेसन में न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं कैपेसिटर से संबंधित, और आज एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है जो पहले ध्यान से आप सुन लें। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड is charged to a potential equal to 150 volt. Its potential falls to 90 volt when another capacitor is connected to it. Find the capacitance of the second capacitor and the amount of energy lost due to the connection. अब देखिए, क्वेश्चन में आपको एक बार समझा भी दूं कि एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का, इसको चार्ज किया जाता है 150 वोल्ट के सोर्स से। फिर उसके बाद एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर, और जिसकी कैपेसिटी भी हमें पता नहीं है, उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है, तो यह कनेक्शन पैरेलल कहा जाएगा। तो अब इसका कॉमन पोटेंशियल 90 वोल्ट हो जाता है। देखिए, पहले इसको हमने चार्ज किया था 150 वोल्ट से, अब 90 वोल्ट हो गया, क्योंकि ये अपना कुछ चार्ज लूज करके दूसरे में शेयर करेगा, तो अब कॉमन पोटेंशियल पहले से डाउन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड कीजिए ये अननोन कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, और इस दौरान यानी कि पहले इसमें कितना एनर्जी स्टोर था और अब इन दोनों कैपेसिटर के सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर रहा। आप पाएंगे कि इस सेकंड केस में एनर्जी स्टोर कम हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द कनेक्शन। तो इसमें सबसे पहले आप चार्ज ले आएंगे, Q इज इक्वल टू C1V। तो ये आपका चार्ज आ जाएगा 900 माइक्रो कूलम। अब इसके बाद इसमें एनर्जी स्टोर ले आएंगे, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C की वैल्यू हो गई 6 माइक्रो, और वोल्टेज है 150 वोल्ट, तो स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 माइक्रो 22500, ये आ गया। तो ये माइक्रो यानी 67500 माइक्रो जूल। तो ये हो जाएगा 0.0675 जूल, 0.0675 जूल। अब देखिए, इस कैपेसिटर को सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो इसकी अब की टोटल कैपेसिटी हो गई, टोटल कैपेसिटी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और C1 की वैल्यू है 6 माइक्रो और C2 की वैल्यू C2 ही रहने दीजिए, और दोनों का माइक्रो कॉमन ले लीजिए। मान लीजिए कि दूसरे कैपेसिटर का हमने कैपेसिटी माना है C2 माइक्रोफैराड, तो अब दोनों में से माइक्रो कॉमन ले लेंगे, और अब टोटल चार्ज तो उतना ही रह जाएगा। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, तो इस पर चार्ज लेकर यहां से आया था कितना, 900 माइक्रो, और दूसरे पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो टोटल चार्ज आपका वही हो गया 900 माइक्रो कूलम। अब कॉमन पोटेंशियल,
तो कॉमन पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू Q बाई C होता है, टोटल चार्ज Q, टोटल कैपेसिटेंस C। अब इस पे इनके वैल्यूज रख दिए जाएं। V डैश के जगह पे कॉमन पोटेंशियल है 90 वोल्ट और Q के जगह पर 900 माइक्रो और टोटल C के जगह पर 6 प्लस C2 माइक्रो। ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, तो यहां एक एक जीरो तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से आप C2 क्लियरली ला सकते हैं। ये हो गया 90 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया 36 बाई 9 यानी कि 4 माइक्रोफराड, क्योंकि यूनिट हमने पहले ही ले लिया है माइक्रो में, तो C2 का वैल्यू 4 माइक्रोफराड। एक आंसर तो आ गया। अब एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम, तो ये एनर्जी स्टोर्ड E2 से मैं डिनोट करता हूं हाफ CV स्क्वायर। हाफ C की वैल्यू, कंबाइंड C की वैल्यू, इसका 6 और इसका 4 आया, तो 6 4 10 हो गया, 6 प्लस 4 माइक्रो और वोल्टेज है 90 वोल्ट, तो 90 का स्क्वायर हो गया। ये आपका हो गया 8100 बाई 2 और एक माइक्रो भी है। ये सॉल्व होके आपका हो जाएगा 4500 माइक्रो जूल। अब ये सॉल्व करेंगे माइक्रो, तो ये आएगा 0.0405 जूल। क्लियर देख लीजिए, फर्स्ट केस में एनर्जी स्टोर्ड था इस अकेले कैपेसिटर पे 0.0675 जूल, और अब कुछ चार्ज शेयर करने के बाद तो एनर्जी भी शेयर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस दौरान कुछ एनर्जी लॉस भी हो जाएगा। तो अब एनर्जी इसके पास बचा 0.0405। ये देखिए पहले से कम है, तो एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग लिखेंगे, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, और उसके बाद लिखेंगे E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू डाल देते हैं 0.0675 माइनस 0.0405। अब देखिए, तो 0.0675 में से 0.0405 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एनर्जी लॉस्ट आ गया 0.027 जूल। तो इसको आप इजीली समझ रहे होंगे। पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर है, ध्यानपूर्वक देख लें। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा खुद से एग्जाम्पल लेकर के, जिस तरीके के CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार का होता है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया जाता है किसी V वोल्टेज के सोर्स से, और मान लीजिए इसकी कैपेसिटी C है, और चार्ज करने के बाद इसके प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो दोगुनी कर दी जाती है, यानी प्लेट्स की दूरी बढ़ा दी जाती है। तो फिर पूछेगा कि बताइए इसके प्लेट्स पर, ध्यान रखिए ये चार्ज करने के बाद सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया गया और तब इसकी दूरी बढ़ा दी गई, दोगुनी कर दी गई। तो पूछेगा कि इस पर एनर्जी स्टोर्ड पर क्या असर पड़ेगा, या इसके पोटेंशियल प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। इसको देखें, जैसे मान लीजिए इस कैपेसिटर को V वोल्टेज से हमने चार्ज किया, तो इस पर चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV,
और एनर्जी स्टोर्ड इस केस में रहेगा Q²/2C। हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं Q²/2C। अब मान लीजिए कि अभी इसके प्लेट्स का सेपरेशन D है, तो इसका कैपेसिटी C कितना रहा होगा? A∈0/D। और अब चार्ज करने के बाद इसको सेल से हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसका प्लेट्स का दूरी अब हमने कर दिया 2D, तो प्लेट्स का एरिया तो वही रह जाएगा। तो अब का जो कैपेसिटी है, मान लीजिए C डैश, तो C डैश हो गया A∈0/2D। तो जरा देखिए, इसको 1/2 A∈0/D लिख सकते हैं और A∈0/D के जगह पर पहले का कैपेसिटी लिख सकते हैं, यानी अब का कैपेसिटी पहले की कैपेसिटी से हाफ हो जाएगा। ये तो पता चल गया। अब इस पर पोटेंशियल ले आना है। मान लीजिए अब इसके प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, तो V डैश इज इक्वल टू होता है Q/C। तो चार्ज तो उतना ही रहेगा, क्योंकि एक बार इसको चार्ज करने के बाद हम सेल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कैपेसिटर का चार्ज न घट सकता है न बढ़ सकता है। तो Q चार्ज वही रह जाएगा और कैपेसिटेंस हो गया है C डैश। तो Q/C डैश की वैल्यू रखेंगे C/2 और ये हो गया 2Q/C। जरा देखिए, पहले का जो पोटेंशियल का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे V = Q/C, क्योंकि पहले कैपेसिटर पे चार्ज Q है और इसकी कैपेसिटी C है। तो अब Q/C के जगह पर हम लोग पहले का पोटेंशियल V लिख सकते हैं, यानी कि V डैश = 2V। देखिए, इससे एक रिजल्ट पर आप पहुंच गए। देखिए, दो खास रिजल्ट आया है कि कैपेसिटर का प्लेट्स का सेपरेशन दोगुना कर दिया गया, तो कैपेसिटी इसकी आधी हो गई। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि चार्ज करने के बाद इसके प्लेट्स का सेपरेशन हम लोग बढ़ा दिए हैं, तो और सोर्स को तो डिस्कनेक्ट कर ही दिया है, तो इसके प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया है। यानी प्लेट्स का अगर सेपरेशन दोगुना कर दिए हैं तो पोटेंशियल भी डबल हो गया है। अब देखिए एनर्जी स्टोर पर क्या असर पड़ता है। तो चूंकि यहां फॉर्मूला हम लोग Q²/2C लिए हैं, तो यहां भी वही ले लेते हैं। Q² चार्ज तो वही है 2C और कैपेसिटेंस C डैश है, तो Q²/2 C डैश की वैल्यू है C/2। तो ये 2 ऊपर चला जाता है, तो हो गया आपका 2Q²/2C। अब देखिए, Q²/2C के जगह पर चूंकि पहले का एनर्जी स्टोर्ड E1 था Q²/2C, तो अब हम लोग E2 = 2 और इस ब्रैकेट के जगह पर रख दे पहले का एनर्जी स्टोर्ड E1। यानी देखिए, एक और खास रिजल्ट आ गया। कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उसके प्लेट्स का सेपरेशन दोगुना कर दिया, तो पोटेंशियल तो डबल हो ही जाता है और इसका एनर्जी स्टोर भी डबल हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि बैटरी से तो डिस्कनेक्ट कर दिया, ये एनर्जी कहां से आया, इस एनर्जी का सोर्स क्या रहा है? तो इसके प्लेट्स का सेपरेशन बढ़ाने में जिस एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया, उसके द्वारा किया गया वर्क डन एनर्जी के रूप में इसके प्लेट्स पर स्टोर हो गया। ये किसी सेल ने वर्क नहीं किया है, जिस एक्सटर्नल एजेंट ने प्लेट्स का सेपरेशन बढ़ाया है उसके द्वारा किया गया वर्क डन इसमें एनर्जी स्टोर हो गया। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ठीक इसी के विपरीत अगर क्वेश्चन रहे कि प्लेट्स का सेपरेशन आधी कर दी गई, देखिए प्लेट्स का सेपरेशन दोगुना करने से कैपेसिटी इसकी आधी हो गई, और अगर प्लेट्स का सेपरेशन आधी कर दिया जाता तो कैपेसिटी दोगुना हो जाता। सारा रिजल्ट आप लोग खुद से ला सकते हैं। फिर एक सिमिलर एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए सीबीएसई बोर्ड में अब और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूं कि ये एक कैपेसिटर है
इसका प्लेट्स का एरिया दिया रहेगा या नहीं भी दिया रह सकता है। मान लीजिए हमने मान लिया प्लेट्स का एरिया ए है और प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो डी है, और अभी प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है या एयर है। इसको चार्ज किया गया किसी V वोल्टेज के सोर्स से, और चार्ज करने के बाद सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और प्लेट्स एरिया ए ही है और सेपरेशन अभी भी डी है, और इसके प्लेट्स के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, वहां पे एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इसमें पूछ सकता है कि इसके एनर्जी स्टोर पर क्या असर पड़ेगा। अब बताइए एनर्जी स्टोर घटा या बढ़ा, और अगर घटा तो कितना अमाउंट से घटा, बढ़ा तो कितना बढ़ा। तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहां वही काम करेंगे हम लोग। इसको V वोल्ट से चार्ज किया गया है, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी C है और C की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इस पर चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू CV। एनर्जी स्टोर जैसा कि पिछले केस में भी हम लोगों ने लाया था, Q स्क्वायर बाई 2C। इतना चीज तो आ गया। अब यहां आते हैं, अब चार्ज चूंकि एक बार कर दिए तो और सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिए तो चार्ज अब इसका घटने बढ़ने वाला नहीं है, चार्ज उतना ही रहेगा। इसकी कैपेसिटी ले आए C, अब की कैपेसिटी को हम लोग C डैश मान लेते हैं, तो ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पहले की कैपेसिटी थी। और हम लोग जानते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे स्पेस में प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है फिल कर दिया जाए तो पहले की कैपेसिटी जो थी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी C डैश इज इक्वल टू C इंटू K, यानी कैपेसिटी जो है अब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई। अब इसके प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, V इज इक्वल टू Q बाई C, तो चार्ज तो वही Q है और कैपेसिटेंस C डैश है, तो ये हो गया Q बाई C डैश की वैल्यू रखिए C इंटू K। तो पहले का पोटेंशियल था V इज इक्वल टू Q बाई C, चार्ज Q और कैपेसिटेंस C। तो अब का पोटेंशियल जो V डैश है वो आपका हो गया Q बाई C के जगह पर आप V रख देंगे पहले का पोटेंशियल और बाई K, यानी इससे क्लियर हो गया कि चार्ज करने के बाद अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के बीच में फिल कर देते हैं तो पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। एनर्जी स्टोर लाएंगे तो Q स्क्वायर बाई 2C, आपका कैपेसिटेंस C डैश है, चार्ज वही Q ही है, तो Q स्क्वायर बाई 2 और C डैश की वैल्यू C इंटू K है। अब जरा देखिए, पहले का एनर्जी स्टोर था Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q स्क्वायर बाई 2C के जगह पर E1 ही रख देंगे और बाई K, यानी एनर्जी स्टोर भी K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे आप क्लियर समझ सकते हैं। ये इसके अपोजिट भी क्वेश्चन रह सकता है कि कोई कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला हुआ है और चार्ज करने के बाद सोर्स से डिस्कनेक्ट करके फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हटा दिया जाता है, वैसे भी पूछा जा सकता है, जो आप स्वयं करके देखेंगे। अब मैं इसके अलावा कुछ और एग्जांपल बताऊंगा। अब देखिए, अब कुछ और तरह का जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता रहा हूं। मैं सारा जो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूं मेनली सीबीएसई बोर्ड से संबंधित डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे तो सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखिए, सीबीएसई बोर्ड तो मुझे तो लगता है कि जितना आसान होता है उतना आपका इंटरनल एग्जाम, जैसे कि 11th में बोर्ड नहीं, 11th में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, वो उतना इजी नहीं है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल इजी है, क्योंकि आज के डेट में बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको किसी न्यूमेरिक वैल्यू में फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं होता है।
अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए, अब क्वेश्चन रहता है ऐसा कि ये दो कैपेसिटर के प्लेट हैं, ये और दोनों प्लेट्स का एरिया ए है और प्लेट का जो सेपरेशन है डी है, प्लेट्स का एरिया ए है। तो अब क्वेश्चन रहेगा कि इसमें आधे थिकनेस में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं K1 और बाकी आधे थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं जिसका कांस्टेंट है K2। ध्यान दीजिए, प्लेट्स एरिया ए है और आधे सेपरेशन में यानी D/2 सेपरेशन में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और बाकी आधे सेपरेशन में भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो अब कहेगा कि इस सेट का कैपेसिटेंस बताइए। देखिए, ये भी बिल्कुल आसान होता है। ये आपका कैसा हो गया सो समझे, ये ऐसा हो गया जैसे दो कैपेसिटर सीरीज में हो गया हो। ये एक कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर, और ये पहला कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 है और ये दूसरा कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 है और सेपरेशन D/2, इसका भी सेपरेशन D/2, प्लेट्स एरिया ए, प्लेट्स एरिया ए। तो अब देखिए, इसके कैपेसिटी को C1 मानेंगे, इसके कैपेसिटी को C2 मानेंगे, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी A∈0 अपॉन प्लेट का सेपरेशन D/2 है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे में भरा हुआ है K1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2A∈0 अपॉन D इंटू K1। ये आ गया इसका वैल्यू। C2 की वैल्यू लाएंगे ऐसे ही, तो ये आ गया A∈0 अपॉन D/2 और इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 है, तो इसका वैल्यू आ गया 2A∈0 अपॉन D इंटू K2। और सीरीज में आपको मालूम है कि टोटल कैपेसिटेंस लाना होगा, तो 1/C = 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 करके जो वैल्यू आएगा उसको लास्ट में फिर उल्टा कर देंगे। एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो 1/C1 की वैल्यू है ये D अपॉन 2A∈0 K1 और 1/C2 की वैल्यू है D अपॉन 2A∈0 K2। अब इसमें देखिए, ये 1/C1 की जो वैल्यू है D अपॉन 2A∈0 कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में बच गया 1/K1 प्लस 1/K2 और ये 1/K1 प्लस 1/K2 को इधर में रफ में सॉल्व कर देता हूं, तो K1 प्लस K2 बाई K1 K2 हो गया। तो इस प्रकार C की वैल्यू आपकी हो गई, यहां मैं लिखता हूं, C की वैल्यू हो गई 2A∈0 अपॉन D और ब्रैकेट में हो गया K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ये फाइनल आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, चूंकि दोनों रेसिप्रोकल लेना होगा क्योंकि ये तो 1/C की वैल्यू है, हमें लानी है C की वैल्यू, तो ये इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। ध्यान रखें कि इस प्रकार रहेगा तो ये दो कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा और दोनों कैपेसिटर किस कनेक्शन में समझे जाएंगे, सीरीज में। अब आगे बताता हूं। अब देखिए, ये दो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं और इनके प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है D, पूरे सेपरेशन में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, लेकिन इस बार इस आधे एरिया में यानी A/2 एरिया वाले प्लेट में K1 मीडियम और बाकी K/2 एरिया वाले प्लेट में K2 मीडियम, यानी यहां से यहां तक का एरिया A/2 हो गया और ये एरिया भी A/2 हो गया। अब इसका टोटल कैपेसिटेंस लाना होगा, तो देखिए ये इस प्रकार का बन जाएगा जैसे दो कैपेसिटर हो गए पैरेलल कनेक्शन में, ये C1 और ये C2।
तो ये जो C1 है इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 है और C2 में डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 है। तो C1 की वैल्यू आप ले लेंगे, चूंकि इफेक्टिव एरिया इसका A/2 है, तो A/2 इप्सिलॉन नॉट बाई डी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है K1, तो ये हो गया A इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D इंटू K1। और C2 की वैल्यू लाएंगे तो ये हो गया A/2 इप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K2, और ये हो गया फाइनल C2 का वैल्यू A इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D इंटू K2। और चूंकि ये दोनों पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और सिंपली दोनों के वैल्यू लिख लें, A इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D K1, A इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D K2, और ये कॉमन निकल गया A इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D और ब्रैकेट में K1 प्लस K2। बहुत इजीली आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है कि ये किसी कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं और प्लेट्स का सेपरेशन D है और प्लेट्स का एरिया A है। इसके आधे एरिया में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है K1, जिसका कांस्टेंट K1 है, और बाकी आधे एरिया में दो मीडियम भरा हुआ है। मान लीजिए एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और दूसरा मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। तो अब देखिए, तो ये कैसा इफेक्टिव हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये एक कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 है और प्लेट्स का सेपरेशन इसका इफेक्टिव रहेगा D और प्लेट्स का एरिया इफेक्टिव रहेगा A/2, और इधर इन दोनों के लिए आ जाए तो दो कैपेसिटर हो गए सीरीज में, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है। तो इसका इफेक्टिव प्लेट एरिया A/2 और प्लेट्स का सेपरेशन इफेक्टिव D/2, इसका भी एरिया A/2 सेपरेशन D/2, डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 और इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम K3। तो देखिए ये कैपेसिटेंस इसका C1 मानते हैं, इसका C2 मानते हैं, इसका C3 मानते हैं। तो C1 आप इजीली लिख सकते हैं A/2 इप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, A इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D इंटू K1। C2 ला सकते हैं A/2 इप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 इंटू K2। तो ये आपका आ गया A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K2, और इसी प्रकार C3 सिमिलरली आ गया A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K3। और सॉल्व करने के लिए मैं बता ही चुका हूं कि इन दोनों को पहले सीरीज में कैलकुलेट कर लें, तब इसके साथ पैरेलल में ले आए। अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इजी होगा। आज के लिए इतना काफी है। अगर आप कुछ और प्रॉब्लम मुझसे पूछते हैं, बोर्ड पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो मैं कुछ और न्यूमेरिकल कल डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पर आ जाऊंगा।